दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल को लेकर आपके सामने हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, टोटली स्पोर्ट्स रिलेटेड है। और उसमें हम आपको बताएंगे कि जो भी खिलाड़ी कोई भी खेल खेलते हैं, चाहे कोई एथलीट है या बॉक्सर है या बॉडी बिल्डर है, क्रिकेटर है, कोई खो खो खेलने वाला है या हॉकी खेलने वाला है, एक्स वाई जेड जितने भी इस दुनिया के अंदर गेम हैं जो हम खेलते हैं, तो उसी के विषय पर हम आप चर्चा करेंगे। ये सबसे पहले तो ये है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी मतलब हम खेल खेलते हैं, आज का टॉपिक हम इस तरह रख सकते हैं कि उस खेल को खेलने के लिए हमें कितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए और उस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से हम अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, किस प्रकार हम खेल को खेल सकते हैं और किस प्रकार हम अपने खेल को आगे बढ़ा सकते हैं, और ऐसी क्या तकनीकी हैं जिसको हम अपनी लाइफ में या अपने रोज़ के सिस्टम के अंदर जो प्रैक्टिस है उसमें लगा करके, उसमें टेक्निक को लगा करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं और कम से कम समय के अंदर और बिगड़ चोटिल हुए हम उस तरह के गेम को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, उसके अंदर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होती है स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल औषधि विज्ञान। तो देखिए, एक तो तकनीकी और एक चिकित्सा, ये दो रूप हैं हमारे गेम के अंदर, चिकित्सा और तकनीकी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के ओत प्रोत होते हैं और दोनों एक साथ ही चलते हैं हमेशा। क्योंकि देखो, खिलाड़ी जो होता है उसको चोट भी लगती है तो उसमें उसको चिकित्सा की आवश्यकता होती है, और अपने खेल को प्रोग्रेस करने के लिए जैसे कोई भी मतलब वो गेम खेलता है उसमें तकनीकी का गुण होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो वो फिर पिछड़ जाएगा काफ़ी मेहनत करने के बाद भी। क्योंकि तकनीकी जो होती है वो किसी भी गेम को या किसी भी मतलब कह सकते हैं कि कोई भी मतलब हम चीज़ लेकर के चले, तकनीकी के द्वारा हम उससे ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि तकनीकी से हम अपने गेम को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी एथलीट को लीजिए, कोई एथलीट अपनी एथलेटिक्स करता है, उसमें कोई भी उसका इवेंट हो सकता है, चाहे वो 100 मीटर करे या 200, 400, 800, या फिर कोई जंपिंग इवेंट करे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, या थ्रोइंग इवेंट, डिस्कस थ्रो, जेवलिंग थ्रो या शॉट पुट। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो एथलेटिक्स के अंदर ही आती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि स्पोर्ट्स करते समय जो कोचेस होते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि खिलाड़ी को तकनीकी के द्वारा खिलाना चाहिए जिससे कि उसकी प्रोग्रेस अच्छी हो। मान के चलिए, उदाहरण के तौर पर कोई 200 मीटर का एथलीट है, तो 200 मीटर का जो एथलीट होगा तो वो अपनी ही लाइन में दौड़ेगा, चाहे उसकी पहली लाइन हो या पहली लाइन से लेकर के 8वीं लाइन हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी लाइन हो, तो उसे उसी हिसाब से उसमें बॉक्स में लगाया जाएगा, उसी लाइन में उसको बिठाया जाएगा उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से। तो जो भी उसका नंबर होगा उसमें वो दौड़ेगा। अगर हम किसी भी एथलीट को खड़ा करके दौड़ाते हैं तो उसकी बॉडी इतना फ्लो नहीं ले पाएगी, और जो बैठ करके जो सिटिंग कर रहे हैं, चाहे वो क्राउच पोजीशन में हो, चाहे वो बंच स्टार्ट में हो, या आपका बंच स्टार्ट के साथ में ये बुलेट स्टार्ट में हो, तो 3 तरह के ये जो स्टार्ट होते हैं उसका अगर हम यूज़ करते हैं सिटिंग पोजीशन में, और उसके साथ हमारे जो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को हम यूज़ करते हैं, तो उसके साथ अगर हम अपनी रेस को स्टार्टअप लेते हैं तो उसकी प्रोग्रेस अच्छी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को वो आगे की तरह जंप करेगी। जैसे ही वो जंप करेगी तो हमारी बॉडी आगे से नीचे झुकते हुए अचानक उठ जाएगी, तो उससे हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। और बशर्ते इसी की तरह हम अगर दूसरा लेते हैं कि अगर खिलाड़ी खड़ा होकर के ही अगर दौड़ता है तो उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। दूसरा क्या है कि अगर हम दूसरा ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर ही आता है कि अगर कोई खिलाड़ी नंगे पैर दौड़ता है तो वो उसका अपना रिस्क हो जाता है, उसमें उसको चोट लग सकती है और वो स्लिप होकर के गिर सकता है, उसका एंकल भी ट्विस्ट हो सकता है, घुटना ज़्यादा चोटिल हो सकता है, उसका लीगामेंट भी उसका ट्विस्ट हो सकता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। उसी को देख करके अगर उसे अच्छी तरह मतलब प्रोग्रेसिव तौर पर अगर कोई कोच दौड़ाता है तो उसे एक स्पाइक शूज़ देगा, अच्छे उन्नत किस्म के स्पाइक शूज़ देगा, और उसको बताएगा कि आपको इस तरह इनको यूज़ करना है
तो उससे क्या है कि स्लिप होने के चांस कम हो जाएंगे और एक एक्यूरेसी में एथलीट दौड़ेगा। तो ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर ही आता है। तो इसकी जो परिभाषा ये है कि किसी भी खिलाड़ी द्वारा अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए जिन उन्नत किस्मों का तकनीकों का हम यूज़ करते हैं, खिलाड़ी को यूज़ करता है और उससे उसकी प्रोग्रेस होती है, तो वो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर ही आता है। और किसी भी चोट से बचते हुए जब जब खिलाड़ी अपनी प्रोग्रेस करता है तो वो आगे तक जाता है, अपने शिखर तक पहुंचता है। और अगर वो इसी बीच में चोटिल रहता है तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो फिर पुनर्वास में चला जाता है और उसे बड़ा लंबा समय लग जाता है अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन में लाने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती हैं जो हमने आपको बताई हैं, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है, खेल औषधि विज्ञान, खेल के साथ साथ ये मेडिसिन और ये चिकित्सा, ये सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि हमें किस तरह से मतलब अपना स्पोर्ट्स करना चाहिए, तकनीकी का हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे मान के चलिए क्रिकेट हम खेलते हैं, क्रिकेट में अगर हम डायरेक्टली क्रिकेट खेलने लग जाएंगे तो बॉल हमें सर पे भी लग सकती है। उसके लिए क्या है कि हमारे लिए एक हेलमेट बनाया गया है। उसमें क्या है कि जब हम खेलते हैं, बॉल अगर हमारे सर की तरफ आ भी रही है तो उसमें हम सेफ़ हैं। दूसरा हमारा एक ये थाई पैड होता है, ठीक है, हमारे ग्लव्स होते हैं ताकि हाथ में बॉल ना लगे। और आगे जो होते हैं स्टंप पैड होते हैं, जो पैड हमारे पैरों पे आगे टांगों पे लग जाते हैं तो बॉल लगने के चांस कम होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी प्रिकॉशंस के लिए होती हैं, सेफ्टी के लिए होते हैं। और जब हम सेफ्टी के साथ कोई स्पोर्ट्स को करते हैं तो बड़े बेफिक्र हो जाते हैं कि चोट लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब सपोज़ करो, मान के चलिए कि हम बिना हेलमेट के ही अगर अपने स्पोर्ट्स को कर रहे हैं और हमने पैड वगैरह नहीं लगा रखे हैं अपने, और वो बॉल कहीं जा कर के हमारे किसी अंग पर हिट हो जाती है तो हमें बहुत अधिक इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। या फिर मान के चलिए कि कोई एथलीट है, अगर दौड़ रहा है और नंगे पैर अगर वो दौड़ता है ट्रैक पर और कोई बजरी या पत्थर कंकर उसको लग जाता है या वो स्लिप हो जाता है, उसका एंकल ट्विस्ट हो जाए या उसका लिगामेंट टूट जाए, तो उसमें फिर उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि चोट लगने के बाद में जीवन में उसकी कभी रिकवरी नहीं होती और वो बड़ा अवसाद के अंदर चला जाता है और पुनर्वास क्रिया में भी बड़े लंबे समय तक रहने के बाद भी उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाता है और उसे बैक टू पवेलियन होना पड़ता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि खेल औषधि विज्ञान के अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि खिलाड़ियों की पहचान करना, प्रतिभा की पहचान होती है कि कौन बच्चा कितनी आसानी से किसी खेल को और उसकी तकनीकी को पकड़ता है। दूसरा, ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम होता है, जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसका जो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के जरिए ही खेल औषधि विज्ञान को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये है कि खेल औषधि विज्ञान के अंदर हर चीज़ें बड़े सिस्टमेटिकल तरीके से चलती हैं। खिलाड़ियों की जो डाइट्स होती हैं, डाइट पर भी बहुत डिपेंड करता है। अगर खिलाड़ी की डाइट अच्छी होगी तो उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होगी, ठीक है। ये काफ़ी हमने 2-3 चीज़ें बता दी हैं। और उसके बाद में फिर जो ट्रेनिंग के जो शेड्यूल होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ जाते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग का भी शेड्यूल ऐसा होता है, कभी वो सैंड पर जा रहे हैं रनिंग करने के लिए, कभी वो ऊंची पहाड़ों पर जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो प्लस माइनस होती है, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, वर्किंग कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। उससे उनका ब्लड फ्लो भी अच्छा हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है और उनकी जो बोन पावर है वो भी बढ़ती है और मसल्स की स्ट्रेचिंग साथ में होती रहती है, जिससे कि उन्हें चोट लगने के खतरे भी बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब खिलाड़ी खेलते हैं, खेलते समय उनको चोट लग जाती है तो पुनर्वास क्रिया के अंदर वो जाते हैं। पुनर्वास वो सिस्टम होता है जब कोई खिलाड़ी खेलते समय चोट लग जाए और उसमें अपनी उस प्रोग्रेस को वो दोबारा पाने के लिए अपने आप को रेस्ट देता है, ठीक है। तो जब वो उसको उसमें से वापस आएगा तो उसी को हम पुनर्वास के अंदर लेते हैं और खिलाड़ी अपनी दोबारा से उसी प्रोग्रेस को पा लेता है, ठीक। दूसरा, ये जो मैंने आपको जो जानकारी दी है ये बड़ी मतलब वैल्यूएबल जानकारी है, किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत वैल्यू रखती है। और कोशिश करें कि अकेले जो भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आसपास में आपके कोई कोच है और वो अच्छी नॉलेज रखता है तो आपको उसके अंडर में कोचिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपका प्रोग्रेस आगे अच्छा रहे। और कोच के पास जाने से एक फ़ायदा ये होता है कि कोचेस जो होते हैं, जो लिस्टेड कोच होते हैं, जो कोचिंग देते हैं, उनकी जानकारी अच्छी जगह होती है, वो स्टेडियम्स में भी लिंक में होते हैं और विभागों में भी, जो गवर्नमेंट जॉब के मतलब डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ निकलती हैं वहाँ पर भी उनके अच्छे लिंक होते हैं।
तो अगर अच्छे कोच के पास आप जाएंगे और वो अच्छी आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ की जो अचीवमेंट है उसे वो पूरी करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अपनी कोचिंग करनी चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आपको कोई नई जानकारी लेकर के फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।